Good afternoon, everyone. Today is 19th of November 2025, and we are back with our regular newspaper analysis of CNA. Today, we would be discussing five important articles. Like we made announcement yesterday, this CNA would be strictly focusing on national and international issues of governance and all GS topic from paper 1 to paper 4. For Assam, we will have Assam specific current affairs on Friday and editorial analysis of complete 1 week on Saturday. So these are the five articles that we would be discussing today. First one is इंडिया ने यूएस के साथ में पहला फर्स्ट एवर एक एलपीजी इंपोर्ट का डील साइन किया है। दूसरा एक इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है जिसमें फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इसका फायदा आपको फैक्ट बेस्ड एपीएससी या ईडीआरई के एग्जाम में हो सकता है। थर्ड इज अजय वॉरियर 25 का मतलब 2025 का है, और अजय वॉरियर जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और यूके का, तो इसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे। ई जागृति फोर्थ आर्टिकल है। ई जागृति डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है उनका डिजिटल एआई एनेबल्ड ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, एक सिस्टम है, वो है। एंड आखिर में हम जानेंगे ग्लोबल मिथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025, क्योंकि अभी हम शायद पिछले 2 हफ्तों से ये देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज का कॉप कॉप 30 बेलेम में हो रहा है, ब्राजील में, है ना। तो उसके सिलसिले में हर रोज कोई ना कोई न्यूज आती है, तो ये आर्टिकल भी उस बारे में है। यह है सीएसएपी का टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड। यू मे कंसिडर ज्वाइनिंग इट बाय स्कैनिंग this QR code and get access to all the informatics and infographics. This is our new foundation batch, which would commence from 1st of December. And this will be available in both online as well as offline mode. And then for further details, you may consider calling on this number. I must tell you, this batch is very well suited for those who are working professionals. So without wasting any further time, let's get started. Article has informed that this is historic first deal between India and US to source 10% of LPG import of India from United States in 2026. So India would be sourcing 2.2 million ton per annum, which is around 10% of India's LPG imports. मतलब इंडिया के 22 मिलियन टन पर एनम का रिक्वायरमेंट होता है एलपीजी का। ये डील जो है इट इज अ स्ट्रक्चर्ड कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच जो इंडियन पीएसयूज है, जो रिफाइनरीज है, दे विल इंपोर्ट 2 मिलियन टन्स पर एनम ऑफ एलपीजी फ्रॉम यूएस गल्फ कोस्ट इन 2026। ये इंडिया का पहला फॉर्मल लॉन्ग टर्म एलपीजी सोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट है यूएसए के साथ में। जो इंडियन पार्टनर्स इन्वॉल्व है वो है आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, और सिमिलरली यूनाइटेड स्टेट्स के जो गल्फ कोस्ट प्रोड्यूसर्स है वो इन्वॉल्व है। इनके नाम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप अगर पढ़ना चाहो तो इनके नाम पढ़ सकते हो। पर्पस उसका ये है कि इंडिया का करंट डिपेंडेंसी फॉर द एलपीजी इंपोर्ट्स इज ऑन वेस्ट एशियन सप्लायर्स। जो अरेबियन पेनिनसुला या पर्शियन पेनिनसुला है उसके ऊपर इंडिया हेविली रिलाई करता है फॉर एलपीजी सोर्सिंग। So in order to diversify it, India must look for other sources. India must look for other avenues to diversify its imports. To strengthen India-US energy partnership, to reduce the trade imbalance and to improve the energy security. कई बार ऐसा होता है कि कहीं किसी कंट्री के ऊपर आप किसी भी एनर्जी सोर्स के लिए डिपेंडेंट हो और उस कंट्री कहीं वॉर में इन्वॉल्व हो जाए, तो आपकी इकोनॉमी क्रम्बल हो सकती है, क्योंकि आपका एनर्जी सोर्स कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन इज एन अटमोस्ट नेसेसिटी। एनीवेज, तो इंडिया का एलपीजी इंपोर्ट प्रोफाइल देख लेते हैं। इंडिया का जो इंपोर्ट प्रोफाइल है उसमें से 60% ऑफ इट्स एलपीजी जो है
वो इंडिया इंपोर्ट करता है, मतलब 40% जो है वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करता है। ठीक है। और जो 60% एलपीजी का डिमांड है, उसमें से 90% इंपोर्ट कम फ्रॉम वेस्ट एशिया, स्पेशली यूनाइटेड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतार, सऊदी अरेबिया, कुवैत, यहाँ से आता है ना। और इंडिया इज अमंग द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग एलपीजी मार्केट्स ड्यू टू उज्ज्वला एक्सपांशन। जो उज्ज्वला स्कीम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लेकर आए थे, जिसमें हर घर में गैस चूल्हा दिया गया था, कुकिंग गैस, उसके वजह से मार्केट बहुत बढ़ गया है। इस अग्रीमेंट के की फीचर्स क्या है, जो हम लोगों ने पहले से ही देख लिया कि 2.2 मिलियन टन पर एनम होगा। अवार्ड दिया गया है, मतलब दिस हैज बीन अवार्डेड टू दीज कंपनीज, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये होगा 2026 में। सिग्निफिकेंस जैसे हम पहले देख चुके हैं कि ये पहला फर्स्ट एवर यूएस का एलपीजी कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर्ड है ना, जिससे नया एनर्जी ट्रेड कॉरिडोर खुलेगा। ये हम इससे क्या होगा, जो वेस्ट स्टेशन सप्लायर्स के ऊपर ओवर डिपेंडेंस है वो कम होगा। इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक एंड ट्रेड टाइज है वो बिल्डअप होंगे, एनर्जी सिक्योरिटी को बिल्डअप करेगा, है ना। इंडिया और यूएस के एनर्जी रिलेशंस कैसे है, यूएस जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट क्रूड सप्लायर है टू इंडिया, और सेकेंड लार्जेस्ट लिक्विड लिक्विफाइड नेचुरल गैस का सप्लायर है। और इंडिया का सिचुएशन क्या है, इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट क्रूड कंज्यूमर है, और 88% इंपोर्ट जो है वो सारे के सारे क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है। इस सिचुएशन में इंडिया और यूएस का ये फर्स्ट एवर एलपीजी गैस ट्रेड अग्रीमेंट साइन होना, ये एक इट्स अ पॉजिटिव स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है। तो आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट यू टू पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई एंड अटेम्प्ट दिस एमसीक्यू। यू कैन solve this MCQ using elimination technique. This is the second article, International Film Festival of India. ये IFI जो है, IFFI, उसके बारे में ये आर्टिकल बताते हैं। ये इंफॉर्मेशन के लिए ठीक है, इससे आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये आर्टिकल भी सिंपल है, और इसमें सिर्फ आपको ये जानना है कि IFI कब एस्टेब्लिश कब हुआ था, उसका पर्पस क्या है, और उससे क्या हासिल होगा, है ना। तो जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, आईफा IFFI, ये 1952 में एस्टेब्लिश हुआ था, है ना। ये साउथ एशिया का अकेला एक्रीडिएटेड कम्पिटिटिव फिल्म फेस्टिवल है, और ये इंडिया का लार्जेस्ट गवर्नमेंट बैक्ड सिनेमैटिक प्लेटफॉर्म है ना। विच ऑल्सो, ये सिनेमा, ये फिल्म फेस्टिवल, दे एक्ट एज द पिलर ऑफ सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी और कल्चरल एक्सचेंज एंड क्रिएटिव इंडस्ट्री डेवलपमेंट। 2004 से, सिंस 2004, मतलब लगभग पिछले 21 सालों से, गोवा हैज बीन द परमानेंट वेन्यू, और ये जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द एनएफडीसी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, एंड एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा। इट रिफ्लेक्ट्स इंडियाज ethos of Vasudhaiva Kutumbakam and एक भारत श्रेष्ठ भारत through cultural inclusivity, representation of diverse voices and international collaboration। जो 56, मतलब ये जो 2025 का इनिशिएटिव है, ये फेस्टिवल है, उसके कुछ की हाइलाइट्स देख लेते हैं। एक, स्केल एंड ग्लोबल रीच बहुत बढ़ चुका है, मतलब लगभग 81 कंट्रीज से लगभग 250 मूवीज दिखाई जाएंगी इस फेस्टिवल में, जिसमें वर्ल्ड प्रीमियर्स है, इंटरनेशनल प्रीमियर्स है, एशियन प्रीमियर्स है ना। लगभग, तो जो कंपेटिटिव फ्रेमवर्क है उसमें 127 कंट्रीज से 2300 से ज्यादा मूवीज का नॉमिनेशन आया हुआ है। इसमें ग्लोबल पार्टनरशिप्स भी है इस फेस्टिवल के, जैसे कि जापान है, स्पेन है, ऑस्ट्रेलिया है ना। ये टेक्निकली ये दिखाता है कि इंडिया का सॉफ्ट पावर कितना ज्यादा एक्सपांड हो रहा है, और कितना हाई लेवल पर बड़े बड़े कंट्रीज के साथ कोलैबोरेशन एस्टेब्लिश हो रहा है। वेव्स फिल्म बाजार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये इंडिया का बिगेस्ट को प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्री नेटवर्किंग हब है, जिसमें को प्रोडक्शन मार्केट को फीचर किया जाता है, स्क्रीन राइटर्स की लैब होती है, इंटरनेशनल पवेलियंस एंड स्टेट शोकेसेस होते हैं, टेक ड्रिवन नॉलेज सीरीज होती है ना। इट स्ट्रेंथन्स इंडियाज फिल्म इकोनॉमी, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स। इस साल का
जो फिल्म फेस्टिवल है उसमें डेडिकेटेड पैविलियन दिए गए, टेक्नोलॉजिकल पैविलियन, वीएफएक्स के लिए, एनिमेशन के लिए, सीजीआई के लिए, एक्सआर के लिए, है ना? तो और यहाँ पे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस लाइक गूगल है, मेटा है, माइक्रोसॉफ्ट है, निविडा है, अडोबी है, इन सब के साथ पार्टनरशिप हो रही है। सो टेक्निकल, बेस्ट ऑफ द टेक्निकल नो हाउस विल बी working as a complementary to the organization and the exhibition of the festivals. ये फिल्म फेस्टिवल का इम्पोर्टेंस क्या होता है? एक, जैसे पहले डिस्कस किया कि ये कल्चरल डिप्लोमेसी को रिफ्लेक्ट करता है, इंडियन कल्चर को ग्लोबली रिफ्लेक्ट करता है, टूरिज्म को प्रमोट करता है, सर्विसेज को एक्सपोर्ट करता है। दूसरा है इकोनॉमिक इम्पैक्ट, है ना? क्रिएटिव इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करेगा, है ना? ऑडियो वीडियो जो सेक्टर है उसको प्रमोट करेगा, टूरिज्म को ड्राइव करेगा और लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। एज अ सॉफ्ट पावर, कल्चरल इन्फ्लुएंस फिर से बढ़ा देगा। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू पॉज द वीडियो एंड ट्राई एंड सॉल्व दिस एमसीक्यू। एलिमिनेशन टेक्निक से आपको आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल इज अजय वॉरियर 25। ये 25 स्टैंड्स फॉर 2025। अजय वॉरियर क्या है? ये इंडिया और यूके का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है? ये हर 2 साल में, मतलब बाय लीनियल है, मतलब हर अल्टरनेट ईयर ये होता है। इस बार 8वां एडिशन है और वो हो रहा है अ, राजस्थान में, जो फॉरेन ट्रेनिंग नोड है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस जो है राजस्थान की, वहां पर हो रहा है। ये लगभग 15 दिन चलेगा, 30 नवंबर तक, है ना? 2011 से लेकर अब तक हर 2 साल बाद इसको, मतलब हर अल्टरनेटिव ईयर इसको परफॉर्म किया जाता है, इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है। इट रिफ्लेक्ट्स द की पिलर ऑफ इंडिया यूएस डिफेंस कोऑपरेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है? एक, जो यूनाइटेड नेशंस का मैंडेट है, उसके अंदर एक्सरसाइज जब कंडक्ट करते हो, देन इट फोकसेस ऑन ऑपरेशंस, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस, जो सेमी अर्बन एंड बिल्ट अप एनवायरनमेंट वाला वॉरफेयर है, उसके लिए आपको प्रिपेयर करता है। और ये ब्रिगेड लेवल का जॉइंट मिशन प्लानिंग होता है। इसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है इंडिया और यूके रिलेशनशिप के लिए। इट reinforces defense ties under the India UK comprehensive strategic partnership। जो इंडिया और यूके के अलग अलग सेक्टर्स के टाइज है, उसमें से डिफेंस के टाइज को ये हाईलाइट करता है। इट enhances joint preparedness for UN peacekeeping operations, also strengthen the confidence building and operational synergy between the two armies। इंडिया के डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के लिए क्या फायदा है? एक, सबसे बढ़िया, कि जो सेमी अर्बन थिएटर्स है या जो बिल्ट अप एरिया थिएटर्स है, वहां पे काउंटर टेररिस्ट रिस्पॉन्स को और उसकी कैपेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए यूके के एक्सपर्टी काम आएगी। ऑल्सो यूके का जो मॉडर्न इन्फेंट्री टैक्टिक्स है या जो उनका टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रेनिंग है यूके के फोर्सेस का, उसको हम इंडियन फोर्सेस को एक्सपोज करेगी। दे विल मेक देम अंडरस्टैंड हाउ technology can be integrated in much better ways to fight terrorism in built up areas and semi urban areas. So, again, I would urge you to solve this MCQ, try and attempt the answers, and we will evaluate your answer based on the answers you have presented in the comment section. Next article is about e-Jagriti. जागृति स्पेशली, मतलब ई जागृति पे बाद में आते हैं, जागृति के बारे में पहले बात करते हैं। जागृति मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उनका एक आइडिया था कि बहुत बार कंज्यूमर्स को बिजनेस वाले, दुकान वाले, जो कोई भी चीज बेचना चाहते हैं, वो कई बार उनको फंसा देते हैं। जो प्रॉमिस किया है और जो डिलीवर किया है उसमें बहुत बड़ा गैप दे देते हैं।
तो ऐसे सिचुएशन में जो ग्रीवांस क्रिएट होता है उसको रिड्रेस करने के लिए मैकेनिज्म क्या है? उसके लिए मैकेनिज्म उन्होंने बनाया था जागृति, और ई जागृति है एक इलेक्ट्रॉनिक, ई ड्रिवन, एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म, जहां पे मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जितने भी ग्रीवांसेस है कंज्यूमर्स के, उनको टैकल करने के लिए एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। अभी के लिए ये आर्टिकल बता रहा है कि पिछले 1 साल में उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। बेसिकली ई जागृति प्लेटफॉर्म हैज क्रॉस्ड ऑलमोस्ट 3.25 लाख यूजर्स, है ना, जिसमें से लगभग 1400 एनआरआईज है ना, और उसमें रिकॉर्ड डिस्पोजल एफिशिएंसी डिस्प्ले की है 2014-2024 के कंपैरिजन में। सब बहुत जल्दी जल्दी केसेस को निपटाया गया है। ई जागृति क्या है, जैसे मैंने पहले बताया, ये एक यूनिफाइड एआई एनेबल्ड डिजिटल ग्रीवेंस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म है, और यह है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का। इट इज डिजाइन टू इंटीग्रेट ऑल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम इनटू वन सीमलेस पोर्टल। इसमें ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व कौन है, इसको डेवलप ही डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। पर्पस क्या है? टू ensure faster, transparent, accessible, paperless consumer justice across India and abroad, especially empowering MSME consumers। इसके कुछ की फीचर्स है, जैसे कि यूनिफाइड है, पेपरलेस कंज्यूमर कोर्ट्स है, दूसरा ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी है फॉर एनआरआईज, ये एआई पावर्ड है और मल्टीलिंगुअल इंटरफेस है, सिर्फ इंग्लिश या हिंदी में नहीं, ऑलमोस्ट हर स्टेट के ऑफिशियल लैंग्वेज में ये अवेलेबल है। डिस्पोजल एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हाई है, फॉर एग्जांपल लगभग 27,500 केसेस डिस्पोज किए गए थे इन जुलाई अगस्त, कंपेयर टू 27,080 जो जुलाई अगस्त में आया था, है ना। प्लीज आई वुड अर्ज यू टू सॉल्व दिस एमसीक्यू। एलिमिनेशन टेक्निक्स है, मैं जानबूझकर आपके साथ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट यू आर नॉट पुटिंग एफर्ट्स टू ट्राई एंड रिजॉल्व और सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट ऑफ 2025। जैसे कि हम कई दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, बेलेम जो शहर है ब्राजील का, वहां पे COP30 हो रहा है ना। तो उसके बैकग्राउंड में बहुत सारे रिपोर्ट्स पब्लिश किए जा रहे हैं। तो वैसे ही ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 इसको रिलीज किया है यूएनईपी ने, एंड क्लाइमेट कोएलिशन जो है सीसीएसी ने, इन दोनों ने मिलकर बेलेम में, है ना। इसमें ग्लोबल मिथेन प्लेज जो ली गई थी, और जो मिटिगेशन पोटेंशियल अक्रॉस द वर्ल्ड है, अक्रॉस द एनर्जी सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड वेस्ट सेक्टर्स, उनको इवेल्युएट किया गया है। जो मिथेन है, इट कंट्रीब्यूट्स नियरली 33% ऑफ द प्रेजेंट ग्लोबल वार्मिंग, है ना, एंड इसीलिए इट रिप्रेजेंट द मोस्ट इमीडिएट लेवर टू स्लो द क्लाइमेट चेंज। अगर मिथेन के ऊपर काम कर लिया, क्योंकि मिथेन का पोटेंशियल भी कार्बन डाइऑक्साइड के पोटेंशियल से ऑलमोस्ट 6 टाइम्स ज्यादा है। कुछ की फाइंडिंग्स निकल कर आई है इस रिपोर्ट में। पहला है कि वर्ल्ड जो है, इट इज नाउ ऑफ ट्रैक फॉर द 2030 मिथेन प्लेज। जितना डिसाइड किया था उसके आसपास भी नहीं है। जो ग्लोबल मिथेन प्लेज का टारगेट था, दैट इज जो 2020 का लेवल है, उसके कंपेरेटिवली 2030 में 30% रिडक्शन होना नेसेसिटी है, और वो अब लग नहीं रहा है कि हम उस राइट ट्रैक पे है, ऐसा रिपोर्ट कह रहा है। आज भी मिथेन में हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन करने वाला जो सेक्टर है, वो है एग्रीकल्चर एंड वेस्ट। ये दो सेक्टर मेजर कंट्रीब्यूटर्स है एमिशन ग्रोथ के। ये जो रिपोर्ट है, ये हाईलाइट कर रहा है कि यस, कंट्रीज, गवर्नमेंट्स, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट्स ले रहे हैं इन ऑर्डर टू मैनेज मीथेन गैस एमिशन, लेकिन ये पॉजिटिव डेवलपमेंट जो है वो सफिशिएंट नहीं है। दे आर फार बिहाइंड देन व्हाट इज रिक्वायर्ड।
ठीक है, मतलब जो, और वैसे भी जो पेरिस एग्रीमेंट के जो पार्टीज है 2015 में जो हुआ था, उसमें से 65% जो कंट्रीज है, दे इंक्लूड नाउ मीथेन इनटू मेजर्स ऑफ एनडीसी, जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, उसमें लगभग 65% ऑफ द कंट्रीज ने मीथेन को इंक्लूड किया है एज अ मैटर ऑफ टारगेट। रिपोर्ट में ये दिखाया है कि सैटेलाइट डेटा और मेजरमेंट्स के बीच में गैप्स है, मतलब जो एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम्स है, इट डिटेक्ट्स मीथेन लीक्स एज नेवर बिफोर, एंड दैट इज व्हाई 90% ऑफ द डिटेक्टेड लीक्स रिमेन अनएड्रेस्ड, क्रिएटिंग अ मेजर मिटिगेशन गैप। कुछ सेक्टर वाइज असेसमेंट भी रिपोर्ट नहीं दिया है, जैसे कि एनर्जी सेक्टर जो है वो लार्जेस्ट एंड चिपेस्ट, एज द लार्जेस्ट एंड चिपेस्ट मिटिगेशन पोटेंशियल है ना, मतलब 72% ऑफ द फिजिबल ग्लोबल मीथेन रिडक्शन लाइज इन एनर्जी सेक्टर। कुछ लो कॉस्ट और हाई इम्पैक्ट टेक्नोलॉजीज को इंक्लूड करना जरूरी है, जैसे कि एलडीआर है, मतलब लीक डिटेक्शन एंड रिपेयर सिस्टम, या फ्लेयरिंग और वेंटिंग कंट्रोल्स है, अपग्रेडेड गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स है, मीथेन कैप्चर फ्रॉम ऑयल गैस एंड कोल माइनिंग है। वेस्ट सेक्टर जो है उसमें लॉन्ग टर्म पोटेंशियल बहुत हाई है ना, बाय 2030 13% तक रिड्यूस हो जाएगा, और 2050 तक 56% तक, मतलब हाफ तक रिड्यूस हो जाएगा अगर यही करंट पॉलिसीज चलती रही तो। की इंटरवेंशंस है, जो लैंडफिल में, जो लैंडफिल जो जहाँ पे आप कूड़ा कचरा जमा करते हो, वेस्ट लैंडफिल्स, वहां का अगर गैस कैप्चर कर पाए तो काफी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। जो ऑर्गेनिक वेस्ट डाइवर्जन है, कंपोस्टिंग है, या एनारोबिक डाइजेशन है, या मैंडेटरी फूड वेस्ट सेग्रीगेशन है, इसको कर लिया तो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। आज भी एग्रीकल्चर लार्जेस्ट सोर्स है और सबसे स्लोली रिफॉर्म करने वाला है, मतलब लगभग 42% ऑफ ग्लोबल मीथेन एमिशन जो है वो सिर्फ एग्रीकल्चर से आता है, और इसका जो रिफॉर्म का पोटेंशियल है वो बहुत स्लो है। इस मीथेन को काउंटर करने के लिए जो मेजर इश्यूज आते हैं, उसमें से सबसे बड़ा इशू है फाइनेंसिंग गैप, क्योंकि करंट मीथेन फाइनेंस जो है दैट इज $13.7 बिलियन पर ईयर, एंड अगर हमको ये ग्लोबल मीथेन प्लेज को मीट करना है तो हमको चाहिए लगभग $127 बिलियन पर ईयर, मतलब जितना चाहिए उसका 10% मिल रहा है। तो कैसे मीथेन को काउंटर कर पाएंगे, है ना? क्या जरूरत है, हमें जरूरत है पॉलिसी सर्टेनिटी की, जिससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ पाए, ग्रेटर पब्लिक एंड फिलैंथ्रोपिक फंडिंग की जरूरत है, और टेक्निकल सपोर्ट फॉर डेवलपिंग नेशंस को जरूरत है, and integrating methane into our agriculture and energy investment plans. This is our final MCQ. I would sincerely urge all of you to try and attempt this question. हमारा जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है ना, CSAP स्मार्ट बुक्स और यूपीएससी एज वेल एज यूपीएससी, उनका स्मार्ट बुक्स अब एसएमएस मीडियम में भी अवेलेबल है, जिसमें टोटल 17 बुक्स है, उसमें से 10 प्रीलिम्स के हैं और 7 फॉर मेंस। To get access to your copies, you may consider contacting on this number. Thank you very much. See you again tomorrow.